स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के लिए हमारे अध्ययन का विषय है आदर्शवाद। हम पढ़ेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं, किंतु इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको आदर्शवाद विचारधारा को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पूर्व में हमने मार्क्सवाद के अनुसार और उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्यों का और राज्य की प्रकृति का अध्ययन किया था। इस बार हम आदर्शवाद को समझने का प्रयास करेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार आदर्शवाद शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से ऐसे मानसिक दृष्टिकोण के लिए किया जाता है जो काल्पनिक रूप में वस्तुओं को प्रस्तुत करता है और प्रमुख रूप से पूर्णता पर जोर देता है। आदर्शवादी विचारधारा को हम परिचय के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राचीन समय से ही दार्शनिक इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते रहे हैं कि इस संसार की मूल प्रकृति क्या है। दार्शनिकों का एक वर्ग इस संबंध में यह मानता है कि जो कुछ भी इस विश्व में दिखलाई देता है वो ही सत्य है और वो ही वास्तविकता है। तो इस प्रकार इस संसार में तो हमें भौतिक वस्तुएं दिखलाई देती है, इसलिए भौतिक वस्तुएं ही वास्तविक हैं और ये ही विश्व में दिखलाई देती हैं, इसलिए ये ही सत्य हैं। तो इस तरह की विचारधारा वाले दार्शनिक भौतिकवादी कहलाए। लेकिन एक विचारकों का दूसरा वर्ग भी है। वो वर्ग ये मानता है कि पदार्थ या भौतिक वस्तुएं ही यथार्थ नहीं हैं, बल्कि उनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और जो स्थायी है वो है विचार। इसलिए उन्होंने विचार या आइडिया को पूर्ण माना और ये कहा कि जो स्वतंत्र चीज़ है और जो वास्तविकता है वो है विचार। तो इस प्रकार से दूसरा वर्ग बन गया जिन्होंने विचार को संसार की मूल प्रकृति माना। उनके अनुसार विचार स्थायी हैं और विचार परिवर्तनशील वस्तु के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं और ये विचार वस्तु से भिन्न न होकर भी एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखते हैं। तो इस वर्ग के दार्शनिक इस संसार के ज्ञान को अपूर्ण मानते हैं और जो संसार की वास्तविकता है उनके बारे में जो ज्ञान है उनके अनुसार वो इंद्रियों से नहीं किया जा सकता है और इस ज्ञान और इस सत्य को केवल आइडिया या विचार के द्वारा ही जाना जा सकता है और इसी आइडिया से आदर्शवाद या आइडियलिज्म का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक संस्थाओं के विचारगत स्वरूप का अध्ययन करती है और उनकी उपज का कारण भी विचार को ही मानती है और राज्य से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अनुसार इन संस्थाओं का जो हमें दिखाई देता है, जो संस्थाओं का रूप, वो सिर्फ छाया है और वास्तविकता है ज्ञान और विवेक के माध्यम से ये राज्य और जो राज्य की संस्थाएं हैं उन्होंने ये रूप प्राप्त किया है, ऐसा उनका मानना है। आदर्शवादी विचारधारा में बहुत से विद्वानों ने इस विचारधारा को बहुत से अलग अलग नामों से संबोधित किया है। राज्य को इन विचारकों ने आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर प्रतिष्ठित किया है, तो इसलिए उसे राज्य का आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। हाबहाउस इसमें प्रमुख हैं और हाबहाउस ने आदर्शवाद को राज्य का आध्यात्मिक सिद्धांत मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट कहा है। बोसांके ने मनोवैज्ञानिक आधार पर राज्य की
जो सर्वोच्चता है वो सिद्ध की और उन्होंने आदर्शवादी सिद्धांत को राज्य का दार्शनिक सिद्धांत कहा, फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट कहा। इसी तरह से CEM जोड ने इसे राज्य का निरपेक्ष सिद्धांत, एब्सोल्यूटिस्ट थियरी कहा। मैकाइवर ने इसको रहस्यवादी सिद्धांत, मिस्टिकल थियरी कहा। मैक्सी ने इसको आध्यात्मिक आदर्शवाद का नाम दिया। इस प्रकार से आदर्शवाद बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आदर्शवादी विचारधारा का विकास बहुत प्राचीन काल से माना जाता है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में आदर्शवाद की झलक दिखाई देती है जब वे राज्य को एक आदर्श आत्मनिर्भर संस्था मानते हैं। और प्लेटो का तो ये कथन था कि राज्य मानवीय आत्मा का ही प्रतिबिंब है और इसमें मानव आत्मा की तरह ही 3 तत्व होते हैं, विवेक, उत्साह और वासना। राज्य में आत्मा के इन 3 तत्वों का प्रतिनिधित्व होता है, जो दार्शनिक सम्राट, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के रूप में प्रतिबिंबित होता है। 17वीं शताब्दी में सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्शवाद के सिद्धांत की झलक प्रस्तुत की थी और उन्होंने राज्य का एक आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया था और उन्होंने राज्य की प्रकृति और मानव और राज्य के संबंधों पर बहुत प्रकाश डाला था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पूर्ण आदर्शवादी चिंतन का प्रारंभ किया। वापस से उन्हें आदर्शवादी चिंतन का प्रारंभ किया और उन्होंने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मानव और राज्य के संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। 18वीं और 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक कांट, हीगल और फिक्टे ने भी आदर्शवाद की व्याख्या की और 19वीं शताब्दी में ग्रीन और ब्रेडले ने हीगल के उग्र आदर्शवाद को ब्रिटेन की परंपराओं और उदारवाद से ओतप्रोत करके उसमें थोड़ा नवीन रूप प्रदान करने का प्रयास किया और जिसे ग्रीन का आदर्शवादी व्यक्तिवादी आदर्शवाद के नाम से इसको जाना जाता है। आदर्शवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हैं कि आदर्शवाद ये मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, स्टेट इज एन एथिकल एसोसिएशन। आदर्शवादी विचारक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि राज्य का उद्भव मनुष्य की सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि मनुष्य में जो विवेक है, नैतिकता है और जो मनुष्य के अंदर योग्यता है उसका विकास करने के लिए भी राज्य का जन्म हुआ है और बिना राज्य के मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और हीगल का तो ये कथन था कि सामाजिक नैतिकता का संवर्धन करना ही राज्य का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि राज्य स्वयं में साध्य है। द स्टेट इज एन एंड इज इन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि सामान्यतः सभी आदर्शवादी इस बात में विश्वास रखते हैं कि राज्य पूर्ण या साध्य है और संपूर्ण समाज के रूप में भी राज्य का ही उन्होंने राज्य और समाज को एक ही माना है। बोसांके ने राज्य के संबंध में कहा कि संपूर्ण समाज के रूप में आदर्शवादी राज्य को उसने स्वीकार किया है। और हीगल ने भी सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि राज्य पूर्ण है और व्यक्ति सिर्फ उसका एक भाग मात्र है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य में व्यक्ति
राज्य का सिर्फ एक अंग मात्र है। संपूर्ण शरीर के हित साधन के लिए अंगों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति भी सिर्फ एक साधन है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य चूंकि मानव के व्यक्तित्व का विकास करना है, इसलिए राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। राज्य और व्यक्ति के बीच में जो भी विरोध है वो अगर कोई करता है विरोध की बात, तो ये विरोध की बात करना एक मूर्खता है। और उनके अनुसार वास्तव में व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सब राज्य पे निर्भर करती है और राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई भी अधिकार नहीं है, और इसलिए राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं कर सकती है, की जा सकती है, क्योंकि राज्य स्वयं के विरुद्ध कोई भी अधिकार किसी को प्रदान नहीं कर सकता है। राज्य के प्रति सिर्फ व्यक्ति के कर्तव्य ही होते हैं। चौथी विशेषता है राज्य का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। स्टेट हैज़ इट्स ओन पर्सनालिटी। आदर्शवादी विचार के मानते हैं कि राज्य का अपना खुद का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, जीवन होता है, इच्छा होती है, और राज्य की इच्छा समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं से अलग होती है। तो हीगल ने राज्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व के ऊपर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने बताया है कि राज्य आत्मचेतन नैतिक जीव है और स्वयंभू एवं स्वयं सत्य मानव है। यानी राज्य को उसने मानव मानकर उसके व्यक्तित्व के रूप में कल्पना की है, और उसके अनुसार राज्य के उच्च व्यक्तित्व हो जाने के कारण राज्य का महत्व अधिक बढ़ जाता है और राज्य व्यक्तियों के समूह से कहीं अधिक ऊंचा है, और राज्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और अपना स्वतंत्र जीवन होता है। एक अन्य विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। आदर्शवादी मानते हैं कि स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य न तो देवताओं के द्वारा बनाई हुई संस्था है और न ही किसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति से निकली है, अर्थात राज्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। और ग्रीन ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। अगला जो आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता है वो है वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में निहित है। आदर्शवादी विचारक ये मानते हैं कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में निहित है, क्योंकि राज्य की आज्ञा सर्वोच्च नैतिक और सर्वोच्च इच्छा की आज्ञा है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसलिए व्यक्ति को राज्य के आदेशों का, राज्य की इच्छा का पालन करना आवश्यक है, और अगर व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करना चाहता है तो राज्य के आदेशों का पालन करने में ही उसका अपना विकास निर्भर करता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात पे निर्भर करती है कि वह राज्य की आज्ञा का पालन कहाँ तक करता है। जितना अधिक वो राज्य की आज्ञा का पालन तत्परता के साथ करेगा, उतना ही वो अधिक स्वतंत्र होगा। अगला जो आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता है वो है राज्य का मुख्य कार्य मानव के नैतिक जीवन की प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं को
हटाना है। द स्टेट हिंड्रेंसेस टू गुड लाइफ। जो आदर्शवादी विचारक हैं कांट और ग्रीन, उन आदर्शवादी विचारकों का मानना है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो उन सब साधनों को जुटाए और ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। एक अन्य विशेषता है कि कानून निर्लिप्त विवेक की अभिव्यक्ति है। लॉज आर द एक्सप्रेशन ऑफ द पैशनलेस रीजन। इसका मतलब यह है कि सभी जो आदर्शवादी हैं वो कानून को विवेक की अभिव्यक्ति मानते हैं और उनका कहना ये है कि जो कानून है वो राज्य बनाता है तो विवेक के माध्यम से बनाता है। कानून में विवेक अंतर्निहित होता है, इसलिए मानव की स्वतंत्रता और कानून में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि कानून विवेक की दृष्टि से विवेक पूर्ण बनाए जाते हैं और कानून वास्तव में स्वनिर्मित नियम है और जिस पर आचरण करने से व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए इस कारण से राज्य की कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए ताकि उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो और वो अपना पूर्ण नैतिक विकास कर सके। राज्य सर्वशक्तिमान है। स्टेट इज ओमनीपोटेंट। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और सामान्य इच्छा का प्रतीक है और हीगल तो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता था और उसका कहना यह था कि व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो राज्य की उपासना करे, राज्य और उसके समक्ष नतमस्तक हो और राज्य का विरोध करना इसका मतलब है कि उसने कोई नैतिक अपराध किया है। ग्रीन का एक प्रसिद्ध कथन है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो आदर्शवाद की एक प्रमुख विशेषता है ये कि राज्य का आधार शक्ति होता है, राज्य का आधार इच्छा होता है, इच्छा होती है, शक्ति नहीं। विल नॉट फोर्स इन द बेसिस ऑफ स्टेट। आदर्शवादी राज्य का आधार इच्छा को मानते हैं और वो ये मानते हैं कि राज्य, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है क्योंकि राज्य का मुख्य गुण शक्ति नहीं है, बल्कि राज्य का मुख्य गुण है कि वो सभी व्यक्तियों की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के आधार पे वो शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। और व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन किसी डर से या भय से नहीं करता है, बल्कि वो इसकी आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना जो सर्वोत्तम नैतिक विकास है वो राज्य की आज्ञा का पालन करने से ही मिल सकता है। और रूसो ने तो स्पष्ट किया है कि शक्तिशालियों का अधिकार कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है। शक्ति तो भौतिक शक्ति होती है। मनुष्य को शक्ति के सम्मुख आवश्यकता अनुसार झुकना पड़ता है, न कि अपनी इच्छा से। वास्तव में ऐसा करना उसकी दूरदर्शिता है। इसको हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि द राइट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इज नो राइट ऑफ ऑल। Force is a physical power. To yield to force is an act of necessity, not of will, at the most of an act of prudence. कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है। राज्य का जो निर्माण किया गया है वो सभी व्यक्तियों की इच्छा से किया गया है और राज्य का निर्माण शक्ति के माध्यम से नहीं हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल बीइंग। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास को केवल राजनीतिक रूप से गठित समाज में ही प्राप्त कर सकता है और राजनीतिक रूप से गठित समाज का तात्पर्य है राज्य।
और इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है और इसके बगैर व्यक्ति मूर्ख और संकीर्ण प्राणी ही बना रहेगा। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति और समाज के मध्य स्वाभाविक संबंध को स्वीकार करते हैं, जिसमें व्यक्ति का महत्व भी राज्य के कारण ही है, क्योंकि राज्य के अंग के रूप में व्यक्ति का महत्व होता है। व्यक्ति राज्य का एक अंग होता है और उसको समस्त राज्य के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य और समाज में भेद नहीं है, स्टेट एंड द सोसाइटी आर द सेम। और रूसो, हीगल और बोसांके ने तो राज्य को समाज ही माना है और व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि राज्य सर्वशक्तिमान है। और प्लेटो और अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, राजनीतिक प्राणी माना और उन्होंने कहा कि सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी में कोई अंतर नहीं है, यानी उनकी दृष्टि में राज्य और समाज में कोई भेद नहीं है। राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में अंतर नहीं है। ये आदर्शवाद की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। पॉलिटिकल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस आर अनडिस्टिंग्विशेबल, यानी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि कर्तव्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक चेतना के साथ में होता है और प्रत्येक राजनीतिक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य एक नैतिक प्राणी है, सर्वोच्च नैतिकता अपने पास में रखता है और जो वस्तु अगर नैतिक दृष्टि से गलत है तो वो राजनीतिक दृष्टि से भी गलत होगी। इसलिए अगर कर्तव्यों के संबंध में उसको मनुष्य के कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद के अनुसार जो राजनीतिक कर्तव्य हैं मनुष्य के, राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं वो नैतिक कर्तव्य हैं। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने नैतिक कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ में पूर्ण करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्य मान के पूरा करना चाहिए। राज्य की अनिवार्यता, नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य मानव स्वभाव का परिणाम है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में रहना है। इसलिए राज्य की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है और राज्य की व्यक्ति के लिए अनिवार्यता है। और इसलिए ही आदर्शवाद ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से सर्वाधिकारवाद को भी जन्म दे दिया, क्योंकि एक तरह से सर्वाधिकारवाद को प्रेरणा दे दी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बगैर राज्य के मनुष्य या व्यक्ति अपने अस्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।